कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दिव्यम श्री को अपनी बाहों में बांधे खड़ा महसूस करता रहा। रात की उस पहर में तारों के नीचे जगमगाते हुए वो अपने प्यार को एक दूसरे को अपने मौन से समझाने लगे। हेलो भाई भाभी, हम भी विश कर दे या फिर सोने जाएं। आदर्श, चारू, पीहू जो कब से खड़े उन्हें देख रहे थे, आखिरकार बोल ही पड़े। उनकी आवाज़ सुनकर वो दोनों अलग हुए तो आदर्श झट से उसके गले लग गया। हैप्पी बर्थडे भाई, चारू पीहू ने विश करने के बाद तुरंत कहा। भाई जल्दी से केक काटते हैं, जिस पर सब हंस पड़े। हैप्पी बर्थडे दिव्यम भाई, दिव्यम के पीछे से आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, नीलू खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। वो हंसते हुए बोली, मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन अब जान गई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको क्या नहीं झेलना पड़ा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। दिव्यम ने बहुत ही सटीक शब्दों में उससे कहा। फिर बोला, आओ केक काटते हैं चलो, जिस पर नीलू ने हाँ में सिर हिला दिया। केक काटने के बाद सबने थोड़ी देर मस्ती की। फिर सुबह की पार्टी के लिए कहाँ जाना है ये तय कर सिर्फ दिव्यम और श्री को छोड़कर बाकी सब अपने रूम की तरफ चले गए। नीलू जैसे ही रूम की तरफ बढ़ी, वैसे ही आदर्श ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पिलर के पीछे खींच लिया। क्या कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, क्यों नहीं आना था? आदर्श उसके बाल कान के पीछे करके बोला। नहीं, नीलू ने सपाट जवाब दिया। यार इतना अनरोमांटिक बिहेव मत किया करो, सीखो कुछ। मेरी भाभी और अपनी दोस्त से कितनी रोमांटिक है वो देखा नहीं था? क्योंकि उनका पति छिछोरा नहीं है, हैंडसम और स्मार्ट होते हुए भी। अच्छा, तो मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ? ये तुम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला। नीलू उससे हाथ छुड़ाते हुए स्टाइल से बोली। ओह हेलो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर, समझी? आदर्श अब तैस में आ गया था। अंधी होगी बेचारी जो मरती होगी, नीलू ने पलट कर वार किया। ओके, कल के कल तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, दिखा देना, नीलू दरवाज़ा बंद करके बोली, जिस पर आदर्श का मुंह बना ही था कि फिर से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। नीलू ने बाहर मुंह निकाल कर कहा, पर याद रखना, किसी को तुमने टच किया या किसी ने तुम्हें टच किया, दोनों सूरतों में हाथ पैर मैं तुम्हारे ही तोड़ूंगी। जिस पर आदर्श ने स्माइल करते हुए जल्दी से इधर उधर देखते हुए उसे अंदर करते हुए उसके लिप्स पर एक गहरा किस करके भागते हुए कहा, हो ही नहीं सकता, तुमसे ज़्यादा टेस्टी कोई नहीं है मेरी जान, और आई विंक कर दी। नीलू का मुंह खुला का खुला रह गया। और इधर छत पर दिव्यम एक बार फिर श्री को अपने आगोश में ले चुका था। वैसे अब बर्थडे की इतनी तैयारी की है तो मेरा गिफ्ट भी तो होगा। जिस पर श्री ने सर उठाकर कहा, नहीं वो मैं नहीं लाई, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ क्या चाहिए आपको? जो कहूँगा करोगी श्री? दिव्यम उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए बोला। आप बोलकर तो देखिए, तुम अपनी कंपनी की ब्रांच जो यहाँ है ज्वाइन कर लो, जो तुमने बनाया है श्री, उसे ऐसे ना छोड़ो, मैं चाहता हूँ ऐसा। आप ये बात उस दिन की बात को मन में रख कर तो नहीं बोल रहे? श्री जो उसकी बात सुनकर उन पलों को याद कर सहम चुकी थी, संभलते हुए बोली। जिस पर दिव्यम तुरंत उसके प्यार से माथे को चूम कर बोला, नहीं किसी बात पर नहीं, बस सिर्फ अपनी श्री के लिए। करोगी ना तुम? मैं भी करना चाहती हूँ और कर लेती, बस आपके साथ अपना वक्त बिताने के लालच में कुछ दिन रुकना चाहती थी, इसलिए कुछ दिन काम नहीं किया। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? दिव्यम ने उसकी बात सुन उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अपने आप से ज़्यादा। तो फिर अब क्या फैसला है? अभी इतनी जल्दी? कुछ दिन रुक जाइए ना, श्री बिफरते हुए बोली। हाँ अभी। दिव्य साइड में रखे टेबल से केक उठाकर खाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। जिस पर श्री ने उसे देखकर मुंह खोलकर एक बाइट लिया और अनमने मन से खाने लगी। दिव्यम की नज़र अपनी रूठी हुई बीवी के लबों पर लगी हुई क्रीम पर टिक गई। उसने झटके से उसे बाहों में उठाया और वहीं पड़े एक गद्दे पर लाइटिंग के बीच लिटाकर उसके लबों पर खुद का अख्तियार कर लिया।
श्री की पलकें बोझिल हो गई। चांदनी रात धीरे धीरे पिघलने लगी और दिव्यम उसमें खोता चला गया। इस सरप्राइज के बाद उन दोनों का कल का दिन कई अलग सरप्राइज से भरा हुआ था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। पहाड़ों की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है। पूरा आसमान एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ, कभी हल्की फुहारे, कभी बादलों के बीच हल्की सी धूप की किरण। आज भी कुछ ऐसा ही था। रात को देर से सोने के कारण सुबह श्री की आंखें देर से खुली। वो जब जल्दी से नहाकर नीचे आई तो घर में काफ़ी चहल पहल थी। फूलों की लड़ियाँ दरवाजे पर लगाई जा रही थी। हॉल के सोफे और टेबल को साइड में करवा दिया गया था। निर्मला जी की नज़र जब श्री पर पड़ी तो वो तुरंत उसके पास आई। बड़ी माँ, घर में कोई पूजा या फंक्शन है क्या? हाँ है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे पति और मेरे लल्ला का जन्मदिन है। श्री ने आश्चर्यजनक रूप से उनकी तरफ देखा। उसका इशारा समझ निर्मला जी तुरंत बोली, जानती हूँ मैं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये पूजा मैंने नहीं, दिव्यम के दादाजी ने रखवाई है। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं श्री, लेकिन तुम कर सकती हो। बाकी सब उन्होंने खुद ही कर लिया है। तुम बस दिव्यम को ले आओ इस पूजा में, निर्मला जी इल्तिजा करती हुई बोली। बड़ी माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, पर पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम कुछ भी कर सकती हो श्री, निर्मला जी उसकी बात विश्वास से बोली। फिर महेंद्र को आवाज़ देकर रूम में रखे पैकेट लाने को बोला। ये लो श्री, तुम्हारी शादी में तुम्हारे दादाजी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उस पूजा में तुम दोनों को साथ बैठे देखना चाहते हैं। ये लो, इसमें तुम्हारे और दिव्यम के कपड़े हैं, यही पहनना पूजा में। जाओ श्री, आज और कोई काम मत करना, तुम सिर्फ दिव्यम को पूजा में लेकर आना। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग उनके कहने पर श्री ने वापस रूम की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वो पीछे से बोली, श्री जी, बड़ी माँ, तुम्हारे घर के सभी लोगों को भी इन्होंने बुला लिया है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जिसे सुनकर श्री ने ना में सिर हिलाया। श्री ने जैसे ही रूम में कदम रखा, दिव्यम उसे उठा हुआ ही मिला। उसने तुरंत वो पैकेट टेबल पर रखे और दिव्यम के पास बेड पर चली गई। गुड मॉर्निंग, श्री मुस्कुराते हुए बोली। गुड मॉर्निंग, दिव्यम श्री के माथे को चूम कर बोला। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपकी कॉफ़ी ले आती हूँ, श्री अपनी बात शुरू करने की हिम्मत जुटाते हुए बोली। नहीं श्री, कॉफ़ी नहीं, आज मैं शावर ही ले लेता हूँ सीधे। वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया है, फिर आज हम बाहर चलेंगे, शाम को फिर आदर्श और बाकी सबकी जो प्लानिंग है उसमें शामिल हो जाएंगे। कल से फिर तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना है। उसकी ये बात सुनकर श्री का मुंह बना, पर वो चुप रह गई क्योंकि अभी वो कोई नई बात नहीं छेड़ना चाहती थी। तो बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें आज? दिव्यम उसके मुंह को बनते हुए देख मुस्कुरा कर बोला। आपने कहा कि आज आप मेरी सारी बातें मानेंगे। बर्थडे मेरा है श्री, तुम्हें नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए आज? तो कहिए ना, क्या चाहिए आपको? मैंने कब मना किया है? श्री उसके गले में हाथ डालकर बोली। वो मैं खुद ले लूँगा, आज तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। ठीक है, दिव्यम उसके लबों को अपने लबों से हल्का सा छूकर बोला। तो फिर ठीक है, आप नहा कर आइए। तुम भी चलो ना, साथ में नहाते हैं, दिव्यम शरारत से बोला। श्री शर्म से पलके झुकाते हुए बोली, आप भी ना जाइए, और आगे बढ़कर खुद ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्यम जब बाहर आया तो उसने श्री को शीशे के सामने खड़ा पाया। वो रेड पेटीकोट पहने शीशे के सामने खड़ी थी। सामने रखी बनारसी साड़ी को पहनने जा ही रही थी। उसके लंबे बालों की लटें उसके गोरों गालों को चूम रही थी। वो खुद में उलझी उन्हें बार बार झटक रही थी। दिव्यम की आंखों में उसे देख बेताबी उतर आई और उसने आगे बढ़कर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया। फिर उसके कंधे को चूम कर बोला, क्या बात है, आज बाहर जाने का इरादा है भी या नहीं? उसके ठंडे हाथों का स्पर्श भीगी हुई बॉडी श्री के रोम रोम में सिहरन पैदा कर रही थी। वो संभलते हुए बोली, सुनिए। दिव्यम उसमें खोते हुए बोला, आप तैयार हो जाइए, मैंने आपके भी कपड़े निकाल दिए हैं, वही पहन लीजिए। पहले तुम बेड पर चलो, फिर तैयार हो जाऊंगा। इतना बोलकर उसने उसे गोद में उठा लिया। श्री उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बेड पर उसे लिटाकर उसके करीब आ गया।
आपने कहा था आप आज मेरी सारी बातें मानेंगे, श्री ने आखिरी बार फेंकते हुए जल्दी से कहा। वो बात इस मोमेंट के बाद लागू होगी। दिव्यम ने उसके गले पर अपने होठ रख दिए। श्री की आगे की बात उसके मुंह में रह गई। जैसे ही दिव्यम ने पलटकर उसके लबों को छूना चाहा, श्री उसके होठों पर हाथ रखकर बोली, सुनिए ना, देर हो जाएगी। हाँ तो बाहर ही जाना है, थोड़ी देर से जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। आज पूरा दिन मैं अपने श्री के साथ ही रहूँगा। दिव्यम उसका हाथ हटाते हुए उसके लबों को किस करते हुए बोला। थोड़ी देर में दिव्यम जब उसके गले पर आया तो श्री ने अपनी भारी होती सांसों को संभालते हुए घड़ी की तरफ देखा। 9 बज चुका था। पूजा का टाइम 12:30 बजे का था। पर श्री जानती थी कि दिव्यम इतनी जल्दी तो छोड़ेगा नहीं, और फिर उसे तैयार भी होना है, उसे भी मनाना है। वो उसे रोकना चाहती थी पर उसके प्यार और बेताबी से वो हार गई। और फिर दिव्यम कुछ मांगे और श्री मना कर दे, ऐसा कभी हुआ है क्या? लगभग 1.5 घंटे बाद दिव्यम जब उसके पास लेटा उसकी जुल्फों से खेल रहा था तो वो तुरंत बोली, सुनिए। हाँ, दिव्यम बोला, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? दिव्यम तुरंत बोला, आज घर में पूजा है तो आप तैयार हो जाइए, हम उसी में शामिल होंगे। श्री ने बिना लाग लपेट के कहा। पूजा ये कब रखी तुमने? कल तो तुमने कुछ नहीं बताया। मैंने नहीं, बड़ी माँ और दादाजी ने रखी है। श्री ने अपने कपड़े उठाते हुए नज़र चुरा कर कहा। दिव्यम एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। श्री ने पलट कर तब उसे देख कर कहा, सुनिए, चलिए ना, सावर ले लीजिए, मुझे तैयार भी होना है, पूजा का टाइम 12:30 बजे का है। जिस पर दिव्यम ने उठकर कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं, और तुम भी नहीं जाओगी। नहीं, ऐसा ना कहिए, किसी के लिए ना सही बड़ी माँ के लिए सोचिए। जिस पर दिव्यम का कोई जवाब नहीं आया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, श्री तुरंत बोली, मेरे लिए चलिए ना। दिव्यम ने उसको एक बार देखा और बालकनी में चला गया। श्री बाथरूम में चली गई। वापस आकर वो तैयार होने लगी। दिव्यम अब भी बालकनी में पड़े सोफे पर आंखें बंद किए लेटा था। उसने तैयार होकर टाइम देखा, 11:15 हो चुका था। वो उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, आप आएंगे ना? दिव्यम ने आंखें खोलकर देखा। लाल बनारसी साड़ी जिस पर उसने बालों का जोड़ा लगा, उसमें सफ़ेद फूलों का गजरा लगाया था, सिंदूर से भरी मांग, हाथों में पहने लाल चूड़ी, और सबसे ज़्यादा आंखों में उसके लिए बेहिसाब प्यार लिए वो उसे ही देख रही थी। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया। श्री ने उठकर उसके कपड़े बेड पर रखे और एक उम्मीद से नीचे चली गई। सबकी नज़र ऊपर जाने वाले दिव्यम के रूम की सीढ़ियों पर थी। श्री का पूरा परिवार आज मौजूद था। आखिरकार दिव्यम के जन्मदिन से अच्छा मौका उन्हें कहाँ मिलता उससे माफ़ी मांगने का। नीला, निश्चय, अनंत, स्नेह, शांतनु, अभिनव सहित सब आए थे। ईश्वर दयाल ने आज उसके जन्मदिन के अवसर पर सबको प्रमुखतया से उपस्थित होने का फरमान सुनाया था। श्री कब से ईश्वर दयाल के चेहरे की बेताबी महसूस कर रही थी। सबकी नज़रें उस पर उठ के कुछ कहने को होती तो वो बस बात बदल देती, क्या जवाब देती ये तो उसे खुद नहीं पता था। यजमान, पूजा का मुहूर्त आरंभ हो चुका है, कृपया स्थान ग्रहण करें। पंडित जी की आवाज़ ने सबका ध्यान भंग किया। श्री, निर्मला जी ने पुकारा। तो श्री जो पंचामृत तैयार कर रही थी उसके हाथ वहीं रुक गए। वो समझ गई कि शायद दिव्यम नहीं आया, इसलिए अब उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। आ जाओ बेटा, दिव्यम पूजा में बैठ चुका है, बाकी प्रसाद परंपरा बना लेगी। आगे की उनकी बात सुनकर श्री आश्चर्य से पलटी तो उसने देखा येलो कलर फिटिंग कुर्ते और वाइट पजामे में दिव्यम अपना स्थान पर बैठ चुका था। ईश्वर दयाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया था। उसने तुरंत सर से पल्लू लिया और दिव्यम के बाईं तरफ बैठ गई। नज़रें उठाकर उसने आंखों ही आंखों में अपने पति की नज़र उतार ली। पूजा आरंभ हो चुकी थी, बाकी बचे लोग भी अपना स्थान ले चुके थे। विधिवत पूजा संपन्न करवाने के बाद पंडित जी ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। 2 मिनट के लिए माहौल शांत हो गया। ईश्वर दयाल की आंखें एकटक दिव्यम को देखने लगी। दिव्यम ने श्री की तरफ देखा। आज उसे वो सब कुछ याद आ गया जो श्री ने उसके प्यार के लिए किया, उसका इंतज़ार, उसका त्याग, उसके लिए वो सबसे लड़ गई। आज दिव्यम उसके लिए आगे बढ़ा और ईश्वर दयाल के पैरों में झुक गया।
वक्त थम गया, सुनाई दे रही थी सिर्फ सबकी धड़कनों की आवाज़ और कुछ नहीं। ईश्वर दयाल की आंखें डबडबा गई। उन्होंने कांपते हाथों से उसके कंधे पकड़े और उठाकर सीने से लगाकर फपक पड़े। वापस आ जाओ दिव्यम, हमारे पास। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पर यकीन करो बेटा, हमने तुम्हें दिल से कभी दूर नहीं किया। अपने अहंकार और गुरूर में हम तुम्हें अनदेखा कर बैठे। अब और नहीं, हमें माफ़ कर दो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। दिव्यम ने उनके हाथ पकड़ लिए, नीचे करके बोला, आप हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते दादाजी। बरसों बाद दिव्यम के मुंह से ये सुनकर ईश्वर दयाल खुशी से झूम उठे। उन्होंने कस के उसे सीने में भींच लिया। बाकी लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। नीला और स्नेह को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। निर्मला जी की आंखें बरस पड़ी और श्री, वो तो बस दिव्यम के चेहरे को देख रही थी, जिससे आज वो सुकून नजर आ रहा था जो वो हमेशा से चाहती थी। पूरा शेखावत परिवार आगे आया। परम ने भी दिव्यम से माफ़ी मांगी। अभिलाषा जी तो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। दिग्विजय जी ने खुद दिव्यम से हर बात के लिए माफ़ी मांगी। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास श्री है। जब आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको आपसे ज़्यादा समझता हो, तो फिर किसी से शिकायत ही कैसी? दिव्यम ने ये बोलकर जब श्री की तरफ देखा तो वो नम आँखों से मुस्कुराने लगी। परम तुरंत बोला, तुम सही थी श्री, हमेशा से हर बात का सटीक फैसला लेने वाली। तुमने अपनी ज़िंदगी में हीरा ही चुना। अफसोस हम उसे समझ ही नहीं पाए। नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपने मन का बोझ हटा दीजिए। तुम कुछ हद तक सही थे परम। श्री कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। दिव्यम उनकी बात सुनकर बोला, नहीं दिव्यम, अब कोई मन में बात ना रखो। मैं समझ ना पाया तुम्हें। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। श्री जो करना चाहे वो कर सकती है। कहा ना, कोई शिकायत नहीं है अब मुझे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि श्री वो करे जो उसने कमाया है। दिव्यम मुस्कुराकर बोला। सारे गिले शिकवे दूर होने लगे। ईश्वर दयाल की खुशी अब देखने वाली थी। उन्होंने सबसे कहा, आप सब लोग तैयार हो जाए रात की पार्टी के लिए जो हमने अपने रिजॉर्ट में रखी है, और हम कुछ वहाँ अनाउंस भी करेंगे। ये बोलकर उन्होंने निर्मला जी की तरफ देखा तो उन्होंने सहमति में पलकें झपका दी। सभी लोग तैयार होने चले गए। स्नेह, बाबा सा क्या अनाउंस करने वाले हैं, कुछ आइडिया है? नीला स्नेह को अपने रूम में लाकर बोली। पता नहीं भाभी, पर इतना तो आप जान लो, ये जो पूरा साम्राज्य हड़पने की बातें आपकी थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि दिव्यम और बाबा सा के बीच अब सब सही हो गया है। नहीं, नीला झटके से बोली, वो सिर्फ मेरे बेटे का हक है। इतने साल मैंने उसके लिए बाबा सा की नाजायज़ हर बात को मान रखा। वो ऐसा नहीं कर सकते। और तुम स्नेह, अगर मेरा कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारी वो करोड़ों की ज़मीन जो तुम्हारे पति को कब से पसंद है, वो क्या रह भी जाएगी? जानती हो, अब तक वो ज़मीन बाबा साहब के संरक्षण में थी, और अब जब सब ठीक हो गया है वो एक पल नहीं लगाएंगे उसे दिव्यम के नाम करने में। तुम्हारा बरसों का सपना जो उस ज़मीन पर आलीशान मॉल और होटल बनाने का था, सब खत्म हो जाएगा। नीला भी फटते हुए बोली। शाम की पार्टी के लिए श्री आईने के सामने खड़ी एक बहुत सुंदर डार्क ब्लू कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पहन रही थी। दिव्यम अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे देख रहा था। उसने आईने से देखकर कहा, आप भी तैयार हो जाइए। जिस पर दिव्यम पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख कर बोला, अब तो खुश हो श्री, आज मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है। बहुत 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 खुश हूँ मैं। श्री दिव्यम के हाथों पर हाथ रख कर बोली, आई लव यू। बाद में वो धीरे से बोली, कभी तो पूरा नाम लेके बोल दिया करो जैसे मैं बोलता हूँ। आई लव यू श्रीधिका। दिव्यम उसका खुद की तरफ मोड़कर बोला, नहीं कभी नहीं, नाम से बुलाने में वो बात नहीं है। श्री उसके शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली। शर्ट पहनने के बाद दिव्यम अपना कोट लेने बेड की तरफ बढ़ा। वैसे ही श्री पीछे से बोली, सुनिए, आपका कोट उधर सोफे पर है। दिव्यम ने पलट कर देखा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। एक शानदार व्यवस्था ईश्वर दयाल ने रिजॉर्ट में करवाई। अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स, इंटरनेशनल क्लाइंट और कंपनी के सभी कर्मचारियों को भी इनविटेशन दिया गया था।
पूरा परिवार मौके पर मौजूद था। इतनी बड़ी फैमिली के फंक्शन में मीडिया का पहुंचना तो लाजमी था। सबसे ज़्यादा चर्चा का ईश्वर दयाल की अपने छोटे पोते को लेकर अनाउंसमेंट को लेकर था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सबके पास थी कि उनके और उनके छोटे पोते के बीच कुछ ठीक नहीं है। दोनों साथ में किसी पार्टी फंक्शन में देखे भी नहीं जाते थे। श्री और दिव्यम के पहुंचने के बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी। नीला और स्नेह अपनी उधेड़ बुन में थी। वो ऐसे खोई हुई थी कि उन्होंने दिखावे के लिए ही सही दिव्यम का बर्थडे विश भी नहीं किया था। आज परंपरा भी उदास थी। जब से उसकी शादी हुई थी, अनंत का इनसिक्योर रहना दिव्यम से वो नोटिस तो करती थी, पर वो इग्नोर कर देती थी। पर आज उसे वो खटक रहा था, क्योंकि किसी का हक मारकर खुद को सुरक्षित फील करवाना उसकी आदत नहीं थी। चारू अपनी ड्रेस को संभालती हुई जब वो आदर्श और नीलू के पास जा रही थी तो परम ने उसे पीछे से पुकारा। जी, चारू मुड़कर बोली और नज़र उठाकर देखा। ब्राउन कलर के बिजनेस 3 पीस सूट में परम बहुत प्यारा लगा था उसे। पहले भी अनकही बातें होती थी उनके बीच, लेकिन कुछ दिनों से जब से दिव्यम से उसकी गलतफहमी बढ़ी, वो फीलिंग कहीं दब सी गई थी दोनों की। लेकिन आज परम को उसका नाम लेके उसे बुलाना, उसका दिल फिर से धड़का गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि पास आकर परम बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, वो सकुचाते हुए बोली। यहाँ नहीं, वहाँ उधर साइड में, जिस पर उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। एक एहसास उसके रगों में दौड़ गया। वो कांप सी गई। देखो चारू, बिना सोचे समझे किसी भी फैसले का क्या असर होता है, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता, और इसलिए मैंने ये फैसला अच्छे से सोच समझ कर लिया है, और इसके आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। परम काफ़ी सीरियस होकर बोला। जी कहिए, चारू उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली। मुझे तुम पसंद हो। इनफैक्ट मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। देखो, मुझे गलत ना लेना, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम मना कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ मेरे मन की बात है। बाकी तुम क्या सोचती हो ये अभी बता सकती हो, या टाइम भी ले सकती हो। परम एक सांस में पूरी बात बोल उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर दोनों के दरमियान शांति पसर गई। जब वो कुछ नहीं बोली तो परम मायूस होकर बोला, ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। चलो, सब ढूंढ रहे होंगे तुम्हें, और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाज़ आई, क्या आप ये समझ गए कि मेरी भी हाँ है? चारू ने मासूमियत से पूछा। परम तुरंत उल्टा। उसके प्यारे से मासूम चेहरे पर नासमझी के भाव देख वो मुस्कुरा उठा और उधर उधर देखकर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। शर्म से चारू का चेहरा लाल हो गया, पलकें झुक गई। वो धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें मेरा होना है, मेरे पास आना है। मिस चारू से मिसेस चारू, परम से खावत बनना है। इतना सुनकर चारू वहाँ 1 मिनट ना रुक सकी। वो सीधा दौड़कर अंदर चली गई। पार्टी अपने चरम पर थी कि ईश्वर दयाल ने माइक हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की ये पार्टी मेरे छोटे पोते दिव्यम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। आप सब ने यहाँ आके मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। बरसों से लोगों के बीच एक बात फैली हुई थी, मेरे और मेरे पोतों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। तो आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ऐसा था। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हम बड़े अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों के दिल की नहीं सुन पाते, उन पर अपने फैसले थोपने लगते हैं, उन्हें अपने वसूल और नियमों में रखने के चक्कर में खुद से अलग कर देते हैं। मैंने भी वही किया और आज मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ फैसला लिया है। इतना कहकर उन्होंने अपने मैनेजर को इशारा किया। उसने थोड़ा सा कुचाते हुए फाइल उनकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने तुरंत नजरें दिव्यम की तरफ उठाई तो वो उन्हें ही देख रहा था। आसपास लोगों की भीड़ उनको सुनने के लिए उत्साहित थी। मीडिया के सभी कैमरे उनकी तरफ थे। उन्होंने अपने बिजनेस माइंड को लगाते हुए तुरंत कहा,
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी टेक्निकल इशू के चलते कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं, इसलिए जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाऊँगा, पर उसकी पूरी डिटेल्स आपको पर्सनली बता दी जाएगी। और उन्होंने माइक साइड में कर दिया। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सारे लोग घर वापस आकर हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ईश्वर दयाल अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाए। और वहीं ईश्वर दयाल और दिव्यम अब आमने सामने खड़े थे। हम पूछ सकते हैं दिव्यम, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों बदलवाए आपने पेपर्स? या फिर हम ये समझें कि अब की मेरी किसी भी बात या इच्छा के मायने अब आप नहीं रखते, जैसे हम नहीं रखते थे? ईश्वर दयाल हताश होकर बोले, ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। देखिए दादाजी, आपका बिजनेस टेक ओवर करने का मेरा कोई इरादा कभी था ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर सबकी नज़रें उस पर जम गई। दरअसल हुआ ऐसा था कि ईश्वर दयाल क्या करने वाले हैं ये दिव्यम को तभी पता चल गया था जब कल रात वो मैनेजर से बात कर रहे थे। दिव्यम, वो तुम्हारा हक है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। आखिरकार ईश्वर दयाल नरमी से बोले, मैंने मेरा हक ले लिया है दादाजी, ज़्यादा की चाहत कभी थी ही नहीं मेरी। आपके इस बिजनेस के सही दावेदार अनंत ही है, मैं नहीं। मैंने खुद अपना वजूद बनाया है और मैं उसी में खुश हूँ। दिव्यम आत्मविश्वास से बोला। तो दिव्यम, मैंने अनंत को छोड़ा तो नहीं। पूरे इंडिया की हमारी जितनी ब्रांच है सब अनंत की तो है। तुम्हें तो मैंने वो देने का फैसला किया जो तुम्हारे माँ बाप का है। वो प्रोजेक्ट जो निहाल ने शुरू किया था, मैं उसे पूरा कर दूंगा, पर उसका दावेदार नहीं बनूंगा। मैंने आपके बिजनेस में क्या किया है? कुछ नहीं किया। किया तो अनंत ने है। अगर वो आपके साथ ना होता तो क्या वो प्रोजेक्ट रह भी पाता? किसी और की मेहनत का क्रेडिट लेना मेरी फितरत नहीं है दादाजी। उसके इस जवाब से श्री गर्व से जी उठी और नीला, निश्चय और अनंत की आंखों का भी पर्दा हटने लगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।